हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एल्डिहाइड्स कीटोन्स इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो इससे पहले हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का पूरा पार्ट खत्म कर दिया है। आई होप आपने वो देखा होगा। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या स्टडी करेंगे। हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH ग्रुप, उसका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद दो वीडियोस में हम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ मैंने लिख दिया है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। तो आप देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। आप देखो, ग्रुप आपने देखा ही है COOH ग्रुप। ठीक है, ये जो COOH ग्रुप है, यही होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो आप देखो यहाँ ये वाली जो चीज़ है, आप 11th क्लास में भी पहले पढ़ते हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप्स में आप देखते हो, 10th क्लास में भी आपने देखा होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसे होती है, C डबल बॉन्ड O होता है और OH होता है, ऐसे करके होता है। ठीक, और ये वाला जो ग्रुप होता है, जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होता है, उन कंपाउंड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोलते हैं बस। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो पुराने ज़माने के, मतलब बहुत पहले से ही जो है डिस्कवर हो रहे थे। ठीक है, तो आप देखो नेचुरल चीज़ों से ये मिले थे हमें, तभी तो इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली नेचुरल चीज़ों से हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये वाला जो ग्रुप है, जिन कंपाउंड्स में ये होगा तो उन्हीं को बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो चलो पहले आप इसमें एक लाइन लिखो। ये आपको पता चल गया, इसमें कोई ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं करनी है, तो आपको पता है ये ग्रुप, इसके बारे में आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, एक दो लाइनों में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो आप यहाँ लिखो, इसमें क्या होता है, ये जो हमारा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है ये वाला, इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप जुड़े होते हैं। ठीक, तो आप बोलोगे टू फंक्शनल ग्रुप्स, टू फंक्शनल ग्रुप्स है, कौन कौन से, दैट इज, ऐसे करके लिखो। एक तो ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, एंड OH ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है, आर ज्वाइंट, आर ज्वाइंट, ठीक है, टू फॉर्म, टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो ये वाला ग्रुप होता है, इसमें दो ग्रुप जुड़े होते हैं। एक होता है इसमें कार्बोनाइल ग्रुप, और एक होता है हमारा कौन सा, ये वाला OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, यहाँ हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है, प्लस OH ग्रुप है ये वाला, और ये जुड़ के हमारा बनता है C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप। और या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COOH ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल आसान। तो ये वाला हमारा ऐसे बनता है। तो अब देखो आगे, आगे एक लाइन में आप और लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ एक पॉइंट और लिखो कि इसमें जो सेंट्रल एटम होता है, इसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो आप, और कुछ नहीं। ठीक है, सबकी ही, सारे एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हो, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देखो ये वाला जो कार्बन होता है, ये वही कार्बोनाइल वाला कार्बन है, तो उसकी जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी, तो इसमें भी ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक, क्योंकि आपको पता है एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है, तो ये भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, और अगर sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो कैसा होगा, ट्राइंगुलर प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी। बस इतना आपको याद रखना है। तो आप यहां लिख लो सेंट्रल कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक, इसमें जो सेंट्रल कार्बन कार्बन एटम होता है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और क्या होता है, प्लेनर, प्लेनर। ठीक, अच्छा, अब देखो जो हमारा
ये वाला ग्रुप है। इसमें कुछ और चीजें देख लेते हैं। आप देखो ये जो मैंने लिखा है, आपको पता है 2 लोन पेयर इसके ऊपर होते हैं, ठीक है, 2 लोन पेयर इसके ऊपर होते हैं और 2 लोन पेयर इस ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं, ठीक, ये आप याद रखना, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, अब देखो जो हमारा ये कार्बोक्सिल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप, इसमें रेजोनेंस भी होती है, ठीक है। तो रेजोनेंस आप कैसे दिखा सकते हो? देखो, आप ऐसे दिखा दो कि इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। जैसे ये वाला ग्रुप है, OH लिखा मैंने, तो आपको पता है यहाँ ये वाला जो बॉन्ड है ये इस तरफ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि ये O यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बॉन्ड ऊपर वाली तरफ शिफ्ट हो सकती है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा बनेगा, CO- और इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, ठीक, ऐसा। ये बॉन्ड ऊपर चली गई तो यहाँ माइनस आ गया, कार्बन पे प्लस आ गया। और जब कार्बन पे प्लस आता है तो आपको पता है यहाँ लोन पेयर होता है, ठीक है, यहाँ लोन पेयर होते हैं ना इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक। तो ये वाला लोन पेयर यहाँ दे देता है, ठीक। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बन जाती है वो कुछ ऐसी बन जाती है, C, यहाँ O पे माइनस और डबल बॉन्ड, यहाँ OH हो जाता है और O पे प्लस चार्ज आ जाता है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाती है। तो ये कुछ किस्म का यहाँ रेजोनेंस जो होते हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो जो मेन जो हमारा ये वाला ग्रुप होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन तीनों स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। इन तीनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस हाइब्रिड उसको माना जाता है। तो आप लिखोगे, यहां लिखोगे COOH इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर्स, ठीक। ये जो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनका ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ये। तो आपको पता है रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक और पॉइंट आप ऐड करो। पॉइंट ये है कि कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक। देखो लास्ट पॉइंट है इसमें, देखो कार्बोक्सिलिक कार्बन, ठीक है, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बोनाइल कार्बन। यहां लिखो देन कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है। अच्छा, अब देखो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, आगे लिख दो बिकॉज ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक। ये लाइन आप ऐड करोगे, आप बोलोगे ये जो कार्बन होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है। वही लिखा है ना, कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका बहुत कम होता है इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से। देखो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का मतलब है कि इस कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की कितनी टेंडेंसी है। तो आप खुद देखो, अगर इन स्ट्रक्चर्स को मैं देख के यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना चाहूँ, ठीक, तो आप बोलोगे न्यूक्लियोफाइल का अटैक, देखो इस कार्बन प्लस चार्ज तो आ रहा है, ठीक है, प्लस चार्ज तो आ रहा है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल आएगा अटैक करने, लेकिन इस तरफ देखो ऑक्सीजन है, ये अटैक करने से पहले ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे देगा। देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब देखो अगर ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस चार्ज दिखेगा, तो अब माइनस चार्ज पे न्यूक्लियोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, ठीक। तो अब देखो अगर न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो इलेक्ट्रोफिलिक होता है उसके ऊपर तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहिए, ठीक। तो ये चीज है इस OH की वजह से, इस OH की वजह से यहाँ इसके ऊपर इसका जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है थोड़ा सा कम होता है। जैसा ही कार्बन के ऊपर कोई मतलब ये वाली बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होके कार्बन के ऊपर अटैक करने कोई आएगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये O की जो लोन पेयर है यहाँ से दे देगा, तो ये यहाँ आप बोलोगे ये कार्बन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है कार्बोनाइल कार्बन से, क्योंकि आपको पता है कार्बोनाइल कार्बन में ऐसा कोई ग्रुप तो होता नहीं। तो यहाँ अगर ये ऊपर जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज आता है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक कर सकता है, ठीक। इसीलिए इसमें हमने देखा था, इसमें
रिएक्शंस होती थी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, तो यही लिखना है आपको, यही देखना है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप में। ठीक, आपको बस इतना पता होना चाहिए कहाँ लोन पेयर होता है, ठीक है, कहाँ नेचर कैसा होता है। नेचर अगर अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना भी चाहूँ इसके ऊपर, कुछ ना कुछ न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेंगे, और आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ जाएगी, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसमें है, तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो यहाँ ही करेगा। ठीक, इन स्ट्रक्चर्स को देख के आप बता सकते हो। ठीक, अच्छा, बाकी क्या होगा इसमें, कैसे कैसे रिएक्शंस होंगी, वो आगे हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में देखेंगे। तो अभी आप इतना लिख लो, तो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप में हमने इतना ही करना था। ठीक है, मैं इसको साफ कर देता हूं। तो अभी आगे वाला टॉपिक देखते हैं, नोमेनक्लेचर। आप देखो, अभी हमने लिख लिया है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो अभी हम देखने वाले नोमेनक्लेचर। तो आपको पता है हम जब नोमेनक्लेचर देखते हैं तो हम देखते हैं दो किस्म के नाम, एक होते हैं कॉमन नेम्स और एक होते हैं आईयूपीएसी नेम्स। ठीक, तो आप देखो, पहले हम देख लेते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम्स होते हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं। ठीक, तो पहला देखो कॉमन नेम्स। ठीक, हम पहले देख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम बहुत सारी एग्जांपल्स लेके करने वाले हैं। ठीक, देखो कॉमन नेम से पहले देखते हैं। तो आप इसमें एक पॉइंट लिखो, लिखो सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंगस्ट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखो यहां, सिंस कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंगस्ट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये लाइन आप ऐड करो और आगे लिखो टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर। ठीक, नेचर। अच्छा, एक लाइन और ऐड करो, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। यहां लिख दो, अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स। ठीक, कॉमन नेम्स। अच्छा, एक लाइन और ऐड करो फिर समझते हैं। द कॉमन नेम्स एंड विद द सुफिक्स आईसी। लिखो, द कॉमन नेम्स, ठीक है, एंड विद द सुफिक्स आईसी एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम। देखो, एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है, लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेस। लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेस। यही आपको ऐड करना है बस। तो आप देखो यहां क्या लिखा है कि सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर अमंगेस्ट द अर्लीस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब सबसे पुराने, मतलब जो पुराने जमाने सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे थे उनमें से ही कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम नेचर, मतलब जो नेचर से आइसोलेट हो रहे थे। तो बहुत सारे लिखा है, लार्ज नंबर ऑफ देम आर नोन बाय देयर कॉमन नेम्स, मतलब बहुत सारों के कॉमन नेम्स हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, ये वाला जो पॉइंट है कि कॉमन नेम्स जो होते हैं इनके एंड विद द सुफिक्स आईसी, मतलब इनके कॉमन नेम्स एंड होते हैं सुफिक्स आईसी के साथ। ठीक है, एंड हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन और ग्रीक नेम्स ऑफ देयर नेचुरल सोर्सेज, मतलब उनके कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नेचुरल सोर्सेज थे पुराने पुराने टाइम में। ठीक है, लैटिन और ग्रीक में, ठीक, ग्रीक का जी बड़ा कर देना, ठीक, ग्रीक में, तो उस टाइम से जो नाम है वही उनके कॉमन नेम्स है। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल में आप लिखोगे, जैसे जो फार्मिक एसिड है, फार्मिक एसिड
जो हमारा फार्मिक एसिड होता है, यहां मैं लिख देता हूं, देखो फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड जो होता है वो होता है सबसे सिंपलेस्ट, COOH, सबसे सिंपलेस्ट जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो होता है फार्मिक एसिड। और इसका नाम फार्मिक एसिड क्यों है, ठीक है, ये पहले रेड रेड ऑन्ट से ऑब्टेन किया गया था, रेड ऑन्ट, रेड ऑन्ट से ये मिला था फार्मिक एसिड, ठीक है। तो रेड ऑन्ट जो था ना, लैटिन में, लैटिन में फार्मिका का मतलब होता था, फार्मिका, फार्मिका लिख दो, इसका मतलब होता था रेड ऑन्ट, रेड ऑन्ट, ठीक। तो आप बोलोगे देखो ये जो फार्मिक एसिड है ये इस HCOOH सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है फार्मिक एसिड, ठीक। और इसका नाम फार्मिक एसिड इसलिए क्योंकि ये जो एसिड है ये मिला था कहां से, रेड ऑन्ट से, ठीक है, रेड ऑन्ट से। और फार्मिका, लैटिन में फार्मिका का मतलब होता था रेड ऑन्ट, तो इसलिए इसका नाम फार्मिक एसिड लिख दिया था, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे एसिटिक एसिड जो था हमारा दूसरा कंपाउंड था हमारा, जैसे ये होता है ना CH3COOH, ये होता है हमारा, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक। आप देखो यहां लिखा है ना कि सुफिक्स IC होता है, तो IC देखो यहां फार्मिक IC, एसिटिक IC लिखा है ना IC। तो अभी देखो ये एसिटिक एसिड कैसे नाम पड़ा था, ये मिलता था हमें विनेगर से, मतलब पुराने जमाने में ये विनेगर से मिला था। और एसीटम का मतलब था लैटिन में विनेगर, ठीक। ये लैटिन नेम्स हैं इसके, मतलब पुराने टाइम से रखे गए नाम से, ठीक है, नेम्स। तो एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता था, तो इसलिए विनेगर से जो एसिड मिला उसका नाम एसिटिक एसिड रख दिया, क्योंकि एसीटम का नाम पुराने जमाने में विनेगर होता था, ठीक है। मतलब विनेगर को एसीटम बोलते थे, इसलिए विनेगर से जो एसिड मिला था उसको एसिटिक एसिड बोल दिया, ठीक। इसी तरह और भी नाम होते हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड जो होता है ना, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। ब्यूटायरिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो आप देखो CH3CH2CH2COH, ये होता है CH3CH2CH2COOH, ये होता है हमारा ब्यूटायरिक एसिड। तो ये जो ब्यूटायरिक एसिड है ये मिलता था, मतलब पहले मिला था रेंसिड बटर से, रेंसिड, रेंसिड बटर से, रेंसिड बटर आपको पता है, रेंसिड का मतलब होता है जो खराब हुआ होती है चीज, रेंसिडिटी आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, खराब हुई जो खाना वगैरह होता है उसको बोलते हैं रेंसिड, रेंसिड बटर से ये मिला था। तो पुराने जमाने में ब्यूटायरम, ब्यूटायरम बोलते थे बटर को, ठीक। तो आप बोलोगे ये सिर्फ थोड़े से नाम है आपको याद रखने, तो आपको क्या समझ में आया यहां से कि जो इसके कॉमन नेम होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो पुराने टाइम के जब ये जहां से एक्सट्रैक्ट हुआ था उस सोर्स के नाम से इसके नाम रखे गए, ठीक है। जैसे जो रेड ऑन्ट से जो मिला था, ठीक है, एसिड, तो उसको बोल दिया फार्मिक एसिड, बिकॉज फार्मिका का मतलब उस टाइम रेड ऑन्ट ही होता था, ठीक है। इसी तरह विनेगर को बोलते थे लैटिन में एसीटम, तो विनेगर से जो एसिड मिला उसको बोल दिया एसिटिक एसिड, ठीक है, एसीटम से एसिटिक एसिड। इसी तरह रेंसिड बटर से जो एसिड मिला उसका नाम रख दिया ब्यूटायरिक एसिड, क्यों, क्योंकि ब्यूटायरम का मतलब बटर होता था, ठीक है। इसी तरह एक और भी एग्जांपल है, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हो कि अगर सब्सटीट्यूएंट लिखे हो तो, अगर मतलब कॉमन नेम्स में सब्सटीट्यूएंट कोई लगा हो तो आप उसको अल्फा बीटा गामा से लिखोगे, ठीक है, अल्फा बीटा गामा से। और क्योंकि ये वाले जो कॉमन नेम होते हैं मोस्टली कहाँ से, मतलब इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, जो सोर्सेज थे, तो सोर्सेज के अकॉर्डिंग इसके नाम रखे जाते हैं, जहां से ये एसिड एक्सट्रैक्ट हुए थे वहां से, उनके अकॉर्डिंग, ठीक। तो अब देखो ये थे हमारे कॉमन नेम्स, तो ऐसे करके आप याद रखोगे, कुछ कुछ कॉमन नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, मैं और भी कॉमन नेम्स आपको अभी करवाऊंगा। तो अभी आप देखो IUPAC नेम्स, ठीक। देखो IUPAC नेम्स कैसे लिखेंगे, IUPAC, IUPAC आपको पता है, आपको पता है, आपने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, तो बस कुछ भी नहीं करना आपको, पहली चीज याद रखनी है कि सुफिक्स जो होता है इसमें क्या लगता है, सुफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है, ठीक, ओइक एसिड सुफिक्स लगता है। उसके बाद जो पोजीशंस, जो सब्सटीट्यूएंट लगा है उसकी पोजीशन को कैसे लिखते हैं, 1 2 3 करके, ठीक है, 1 2 3 करके सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन लिखते हैं, ठीक है।
यहाँ आप लिख दो सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर्ड एज 1 2 3। उसके बाद अगर रिंग के ऊपर लगा होगा, मतलब साइक्लिक के ऊपर, अगर साइक्लिक चीज के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा तो वहां कोइक एसिड की जगह हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ठीक, अगर हमारे मतलब अगर हमारे दो ग्रुप पे अगर इफ टू वन, देखो टू नहीं हो, 1R2 कर दो, 1R2 COOH ग्रुप से, ठीक है, आगे लिखोगे दे आर इंक्लूडेड इन द चेन, इन द चेन। अगर एक या फिर दो COOH ग्रुप लगे हुए तो वो चेन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब उनको हम नंबरिंग दे देते हैं। लेकिन अगर मोर देन टू ग्रुप्स हैं, यहां लिख दो मोर देन टू आर नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, मोर देन टू जो होते हैं उनको हम इंक्लूड नहीं करते। इनकी एग्जांपल कराऊंगा आपको तो आपको पता चलेगा। और जब इनको इंक्लूड नहीं करते तो इसके लिए जब मोर देन टू COOH ग्रुप लगे होते हैं तो वहां हम सुफिक्स जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, सुफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आपको ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा तो आप थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं, देख लो आप। देखो वही मैंने लिखा है कि इफ 1 or 2 COOH ग्रुप्स, मतलब अगर एक या दो COOH ग्रुप लगे हुए हैं तो इंक्लूड हो जाएंगे चेन के अंदर, उनको नंबरिंग दे दी जाएगी। तो अगर दो से ज्यादा हैं तो वो इंक्लूड नहीं होंगे, तो उस टाइम सुफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा। यही आपको याद रखना है। तो बहुत सारी एग्जांपल्स अभी हम करने वाले हैं तो आपको खुद सब समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आप इसको एक बार लिखो, फिर हम बहुत सारी एग्जांपल्स लिखते हैं एक ही बार, उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं साफ कर देता हूं। तो मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स लिख ली हैं, चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स। तो आप देखो पहले यहां देखो, यहां लिखना है राइट कॉमन नेम्स एंड IUPAC नेम्स। आपको कॉमन नेम भी लिखना है, IUPAC नेम भी लिखना है, ठीक। और इसमें सिर्फ IUPAC नेम लिखना है, ठीक है। तो पहले ये वाला देख लेते हैं। तो आप इनको पहले एक बार लिख लो, फिर एक एक का नाम लिखने की कोशिश करो आप, ठीक है। अब देखो कोशिश करते हैं कि नाम रख पाए हम। आप देखो ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और ये दूसरा एसिड होता है, मतलब दो कार्बन वाला, ये एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दो कार्बन वाला, इसका नाम होता है क्या, कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, ठीक। और इन दोनों के IUPAC नेम क्या होंगे, देखो IUPAC को मैं I से डिनोट करूंगा और कॉमन को इससे, C से, ठीक है। तो आप देखो ये एक कार्बन है, तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन से निकलेगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो वन कार्बन एल्केन से ही निकलता है ये एक्चुअल में। अगर एक कार्बन वाले को मिथ बोलते हैं तो मिथ के साथ मिथेन ओइक एसिड लगा देना है बस। तो आप देखो यहाँ इसका होगा IUPAC नेम होगा मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ठीक। और इसमें देखो दो कार्बन है, तो दो कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, तो इथेन से निकलेगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक। अब आप देखो ये जो थर्ड वाला है इसका कॉमन नेम क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं कॉमन नेम। तो आप देखो थर्ड वाले का जो कॉमन नेम होता है प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड। और इसका IUPAC नेम होता है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। और IUPAC नेम होता है क्या, देखो तीन कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। अब देखो ये फोर नंबर वाला है, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला है, तो इसका कॉमन नेम देखो क्या होगा। 4 कार्बन वाले का इसका नाम नाम होता है, कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक। और इसका IUPAC तो आप बता ही दोगे, IUPAC क्या होगा इसका, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, तो ब्यूटेन से क्या निकला, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक। तो ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अब देखो ये COOH जो होता है इसका कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, कॉमन नेम होता है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड याद रखना, ठीक है। जहां दो COOH ग्रुप जुड़े हो तो वहां क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड। और IUPAC क्या होता है देखो,
दो कार्बन है, 1 2 नंबर दे दो, तो दो को क्या बोलेंगे हम, दो को ऑर्गेनिक की लैंग्वेज में इथ बोलते हैं। तो यहां देखो कोई डबल बॉन्ड नहीं है, दो ग्रुप जुड़े, तो आप बोलोगे पहले तो यहां 1 2 2 कार्बन वाले को बोलते हैं इथेन। जब ये दो ग्रुप जुड़े होते हैं ना तो पूरा इथेन लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो इथेन, उसके बाद 1 2 डाइओइक एसिड ऐसा भी लिख सकते हो, और इथेन डाइओइक एसिड है, देखो डाइओइक है ना, देखो ये कार्बन एक कार्बन, तो दो के लिए ओइक एसिड लगता है, ठीक है। तो 1 2 ऐसे भी लिख सकते हो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, और ऐसे भी लिख सकते हो इथेन डाइओइक एसिड, डाइओइक एसिड, ठीक। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम रखना पक्का आएगा। देखो अब देखो ये वाला जो है, इसमें ये जो लास्ट वाला है, इसमें आप देखो कॉमन नेम क्या होता है इसका, यहाँ ये CH2 है, ये इधर भी COOH है, इधर भी COOH है, और बीच में क्या है CH2 है, ठीक है। और इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड, कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड, ठीक। और इसका IUPAC अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो कैसे लिखोगे, देखो नंबर दे दो 1 2 3, 1 2 3 ये आ गया, तो 1 2 3 मैंने आपको बोला था IUPAC के रूल में बोला था, अगर दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, देखो इसमें भी दो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, तो उनको नंबरिंग दे देनी है। यहां भी एक इधर है एक इधर है, दो है, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, देखो ये COH ऐसे करके लिखा है, ये उल्टा करके लिखा है बस, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले को नंबर दे देना है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन को इंक्लूड कर लेना है, ठीक। तो आप देखो इसका जो नाम होगा, ये मेलोनिक एसिड इसका कॉमन नेम है, और IUPAC नेम को अगर मैं इसका कहां लिखूंगा, यहां देखो, आप देखो तीन कार्बन है, 1 2 3 तीन कार्बन है, तो क्या आएगा प्रोपेन, प्रोपेन 1 3, 1 और 3 पे क्या है डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड, ये आएगा, ठीक है। 1 और 3 पे क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सुफिक्स ओइक एसिड लगता है, तो आप बोलोगे 1 2 3 तीन कार्बन वाले को बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोपेन 1 3 डाइओइक एसिड इसका नाम आ जाएगा, कौन सा, ठीक है, हमारा IUPAC नेम, ठीक। अच्छा अब ये वाला देखो आप, ये वाला जो है, इसमें देखो ये जो CH2 है ना, इसके ऊपर होल्ड टू किया है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ CH2 है, मतलब ये पूरा कंपाउंड कैसा है, COOH आगे CH2 फिर से CH2 फिर COOH है, मतलब ये दो है यहाँ। तो ओवरऑल कितने कार्बन हो गए यहाँ देखो, पहले आप ये देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होता है सक्सीनिक एसिड, कॉमन नेम होता है SUCCINIC, सक्सीनिक एसिड। और IUPAC क्या होगा, IUPAC में आप देखो इसको नंबरिंग दोगे 1 और 2, और इसी में एक और कार्बन छुपा है 3, और ये 4, तो 4 कार्बन वाला है, तो 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, तो यहां आएगा ब्यूटेन, और उसके बाद 1 और 4 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो 1 4 डाइओइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो, और सीधा ऐसे भी लिख सकते हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि जो COH ग्रुप लगे ये टर्मिनल है ना, एंड पे लगे हुए हैं, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हो ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड भी बोल सकते हो। इसी तरह इसका नाम आप आराम से दे सकते हो। कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटेरिक एसिड, कॉमन नेम होता है इसका ग्लूटेरिक एसिड, ठीक है। और IUPAC के लिए आपको नंबरिंग देनी पड़ेगी 1 इसको दो, क्योंकि यहाँ दो ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, तो उनको नंबरिंग दे सकते हो, दोनों को इंक्लूड कर सकते हो चेन में, ठीक। देखो 1 यहाँ आ गया, और यहाँ 3 है, ये CH2 3 है, तो कितना आएगा 2 3 4, मतलब तीनों के ऊपर लग जाएगा ना, 2 3 4 ऐसे तीनों के ऊपर लग जाएगा, और 5 पोजीशन पे ये आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पेंटेन, 5 वाले को पेंटेन बोलते हैं ना, पेंटेन 1 5 डाइओइक एसिड, ऐसा भी बोल सकते हो। डाइओइक का मतलब है, आपको पता है 1 5 दो है, तो डाई लगा देंगे तो आगे ओइक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यहाँ यूज होगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और ऐसा भी पेंटेन डाइओइक एसिड ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि जहां टर्मिनल पे COH ग्रुप होता है तो वहां हम सीधा सीधा अगर वो भी लिख देंगे तो चलेगा, ठीक है, पेंटेन डाइओइक एसिड लिख देंगे तब भी चलेगा, ठीक। अब देखो ये वाला, इसमें सेम वैसा ही है, तो इसमें देखो यहाँ 4 CH2 है, 4 CH2 है, तो नंबरिंग दोगे 1 इधर आएगा, 2 3 4 5, मतलब 4 यहाँ आगे, और ये 6 कार्बन आ जाएगा, ठीक। और इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, और 6 वाले को हेक्सेन बोलते हैं, तो IUPAC में आ जाएगा हेक्सेन 1 6 डाइओइक एसिड, ये आ जाएगा, या फिर हेक्सेन डाइओइक एसिड, ये भी लिख सकते हो, ठीक। अच्छा
ये वाला देखो, इसका कॉमन नेम क्या आएगा? इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड। ठीक, आप थोड़ा सा इसको जूम करके देख लो। कॉमन नेम होता है इसका बेंजोइक एसिड। ठीक है, और आईयूपीएसी में आपको बताया था इस केस में ऐसा होता है। आईयूपीएसी में देखो ये क्या लगी है, बेंजीन लगी है, ये साइक्लिक है। मैंने आपको बोला था साइक्लिक में जो होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। तो आप देखो इसको बेंजोइक एसिड ही बोला जाता है, कॉमन नेम में इसको बेंजोइक एसिड ही ज्यादातर यूज किया जाता है। ठीक है, इसका कॉमन और आईयूपीएसी दोनों सेम यूज किए जाते हैं, लेकिन आप वो वाला रूल लगा के भी इसका नाम लिख सकते हो। इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, आईयूपीएसी इसका आएगा, ये बेंजीन है तो इसको लिख दो बेंजीन, और COH ग्रुप एक लगा तो लिखो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी लिख सकते हो। और यहां मोस्टली बेंजोइक एसिड ही यूज किया जाता है आईयूपीएसी में भी। ठीक है, ये वाला देखो, इसका नाम क्या आएगा? आप देखो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये जो बेंजीन है ना, इसका नाम पहले नहीं लिखते, हम यहां से देखते हैं। देखो 1 और 2 पोजीशन पे फिनाइल लगा हुआ है। ये देखो ये वाला ग्रुप जो होता है ना बेंजीन वाला, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगा होता है तो इसको फिनाइल बोलते हैं। ठीक, तो आप देखो इसका नाम क्या आएगा? कॉमन नेम। आपको पता है कॉमन नेम लिखने से, देखो अगर मैं कॉमन नेम यहां लिखूं, लिख सकते हैं आराम से। देखो ये 2 कार्बन वाला है, इसको एसिटिक एसिड बोलेंगे, CH3CH वाला है। देखो 2 कार्बन वाले को एसिटिक एसिड बोलते हैं कॉमन में, तो ये फिनाइल है। तो आप बोलोगे कॉमन नेम में फिनाइल, फिनाइल ये वाला, और ये क्या है? एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ये आ जाएगा इसका कॉमन नेम। और आईयूपीएसी में आप क्या बोलोगे? ठीक है, आईयूपीएसी में आपको पता है कि 2 पोजीशन पे क्या लगा है, देखो 2 पोजीशन पे फिनाइल लगा है, तो आप लिखोगे 2 फिनाइल। ठीक, 2 फिनाइल, उसके बाद ये 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? 2 पे फिनाइल है, 2 कार्बन वाले को इथेन बोलते हैं, तो इथेनोइक एसिड आ जाएगा, इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, इसका आ जाएगा आईयूपीएसी नेम। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो है बेंजीन रिंग के ऊपर 2 ये लगे हुए हैं, COH ग्रुप लगे, तो इसका कॉमन नेम होता है थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम होता है। ठीक, ये कॉमन नेम। और आप खुद इसका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। आपको पता है आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए इसकी पोजीशन डिनोट कर दो, 1 2 कर दो, तो आपको पता है पीछे बेंजीन लगा हुआ है, तो लिख दो यहां, मैं लिख देता हूं यहां बेंजीन। ठीक, और 1 2 पोजीशन पे लगा है, 1 2 है, तो 1 2 2 है, तो इसके लिए डाई यूज करेंगे, डाई। और साथ में आपको पता है रिंग के ऊपर लगा है तो यूज करेंगे बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसके लिए यूज हो जाएगा। कौन सा? आईयूपीएसी नेम, क्योंकि आपको पता है जब रिंग के ऊपर COH लगा हो तो उस टाइम क्या करते हैं, आगे सुफिक्स में कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लेते हैं। ठीक, अच्छा अब देखो ये इसका कॉमन नेम रखो, अच्छा रख पाओगे? देखो ये कौन सी पोजीशन होती है? पैरा पोजीशन, तो इसका ये अमाइनो ग्रुप है, तो आप बोलोगे इसका कॉमन नेम आएगा पैरा अमाइनो, और इसको छोड़ के बाकी पूरा क्या है? बेंजोइक एसिड है, तो आएगा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक, ये आ जाएगा इसका कॉमन नेम। ठीक, और आईयूपीएसी में कुछ भी नहीं करना आपको, मैंने आपको बोला बेंजोइक एसिड को आईयूपीएसी में भी बेंजोइक एसिड ही बोलते हैं ज्यादातर। तो आप बोलोगे पैरा की जगह नंबरिंग दे दोगे 1 2 3 4, तो 4 अमाइनो आ जाएगा, 4 अमाइनो, ये आ जाएगा इसका आईयूपीएसी 4 अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक, बाकी तो वही है, बेंजोइक एसिड ही है। ठीक, इसमें देखो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा है, तो इसका नाम आप खुद लिखो, कॉमन नेम में लिखो पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और आईयूपीएसी में लिखोगे 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बस ये आप खुद लिखोगे। इसमें देखो ये हमारे सिर्फ कौन से लिखने? आईयूपीएसी नेम लिखने, तो कैसे लिखोगे? देखो इस केस में हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, तो यहां नंबरिंग दे दो 1, इधर जाओ 2 3 4 5 6, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखो यहां पहले आपको वो रूल मैंने बताया था एक बार, पीछे वाली वीडियोस में बताया था, पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स, फिर लिखते हैं सेकेंडरी सुफिक्स। तो इसमें आ जाते हैं क्लोरो ब्रोमो आइडो मिथाइल वगैरह प्राइमरी सुफिक्स में आते हैं, इसमें मिथ इथ प्राप आ जाता है, और इसमें प्राइमरी सुफिक्स में एन इन या फिर आयन आ जाता है। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा जूम करके यहां देख लेना। ठीक है, और सेकेंडरी सुफिक्स में आपको पता है क्या आता है? सेकेंडरी सुफिक्स में वही ओइक एसिड हो गया, आल हो गया, ये सब कुछ यहां आ जाता है सेकेंडरी सुफिक्स में। तो यहां देखो आप, ये हमारा ब्रोमो 3 लगे हुए हैं, तो ये प्रीफिक्स हैं, तो इनको प्रीफिक्स में डालो, कितने? 2 4 6 लिखो,
2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो। उसके बाद ये बीच में क्या लगा हुआ है, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमो, मतलब इन ब्रोमीन को हटा के बाकी पूरा क्या है, बेंजोइक एसिड है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये भी लिख सकते हो, ठीक। और अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, आप ऐसा भी लिख सकते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो कैसे लिखेंगे, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये बीच में क्या है, बेंजीन है, तो यहां लिख दो, बीच में बेंजीन है ना, तो यहां लिख दो बेंजीन, ठीक है। उसके बाद देखो 1 और 4 पोजीशन पे क्या है, बेंजीन, यहां लिख लो 1 4, उसके बाद देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। इसमें देखो इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसमें जो है ना ये लिखा है CH3 होल 3, तो इसका मतलब है, इसको आप पहले थोड़ा खोल के लिखो, CH3 होल 3 का मतलब है कि इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे, एक ऊपर लगा दो, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये आ गया एक्चुअल में कंपाउंड। अब आप इसका नाम आराम से रख सकते हो, नंबरिंग दे दो इसको, यहां से देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला एक ही ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग दे दी। अब देखो ये दो ग्रुप तो बाहर आ रहे हैं, यहां से ये जो बाहर आ रहे हैं वो प्रीफिक्स होते हैं, तो क्या 5 डाई मिथाइल, ये 5 के ऊपर डाई मिथाइल लगे हुए हैं। उसके बाद देखो कितने कार्बन का, देखो 5 डाई मिथाइल आ गया प्रीफिक्स। उसके बाद आता है वोड रूट, तो वोड रूट में कितने कार्बन है, 6, तो क्या आएगा हेक्स, हेक्स के बाद देखो 2 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन, 2 पोजीशन पे इन लगा हुआ है, तो देखो वोड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स यूज करते हैं, प्राइमरी सुफिक्स में एन है या इन है या आयन है, तो यहां इन है, तो 2 पोजीशन पे इन है, हेक्स 2 इन, ठीक। उसके बाद 2 इन के बाद क्या है, 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड, तो आप यूज करोगे 2 इन 1 ओइक एसिड, दैट्स इट, ये इसका नाम आ जाएगा 1 ओइक एसिड, ठीक। अच्छा अब देखो इसका नाम कैसे रखोगे, नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, तो आप देखो यहां 2 COH ग्रुप लगे थे, इसलिए दोनों को चेन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देखो 4 वाले को क्या बोलते हैं, 4 वाले में देखो कोई प्रीफिक्स नहीं है, ये आपको 11th क्लास में पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करा रहा हूँ। देखो नोमेनक्लेचर आप वहाँ बहुत सारे रूल्स पढ़ते हो ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऐसे कर रहे हैं, नहीं तो हम डिटेल में इसको कर सकते थे। आप देखो 1 2 3 4 कोई इसमें प्रीफिक्स नहीं है, तो सीधा सीधा वर्ड रूट लिखो। 4 वाले को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। उसके बाद देखो 1 और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, 1 4 डाई ओइक एसिड, दैट्स इट, ये नाम आ जाएगा इसका, ठीक। और अब देखो ये वाला जो है ना, ये वो वाला कंपाउंड है, जैसे मैंने आपको बोला था ना रूल लगेगा, इसमें देखो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2 3 COH ग्रुप लगे हुए, तो इस केस में हम इस COH को नंबरिंग नहीं देंगे, हम नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब देखो इसका नाम कैसे रखेंगे, 1 2 3 तो लिख दिया हमने। देखो अगर मैं लिखूं इसका IUPAC नेम यहां, तो आप बोलोगे 3 कार्बन यहां 1 2 3 है ना, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं, 3 वाले को बोलते हैं प्रोपेन। देखो इसको आपने सुफिक्स के अंडर ही लेना है, सुफिक्स के अंडर लेना है, ठीक है, इसको प्रीफिक्स मत बना देना COH को। तो आप देखो 1 2 3 है, तो 3 वाले को बोलते हैं प्रोपेन, तो लिखो प्रोपेन, ठीक। उसके बाद देखो 1 2 3 1 2 3 तीनों पे COH ग्रुप लगा हुआ है, देखो 1 पे लगा है, 2 पे लगा है, 3 पे लगा है, तो आप बोलोगे 1 2 3 1 2 3 ट्राई। अब देखो ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना, ऐसे केस में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है। जब इसको चेन से बाहर निकाला तो इसमें ट्राई ओइक एसिड नहीं लिखना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है, तो नाम आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया, यहाँ लिखने में छोटा कर दिया, आप थोड़ा सा जूम करके इसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ आएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, इसका नाम आप लिख सकते हो, देखो मैंने बोला था आपको कि ऐसे वाले को, ये बेंजीन को पहले नहीं लिखना है, तो यहाँ देखो 1 2 3, तो आप देखो 3 पोजीशन पे यहाँ फिनाइल है, अगर बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट में डालो 3 पोजीशन पे ये बेंजीन है, तो ये फिनाइल है, तो 3 पोजीशन पे फिनाइल है, तो लिखो 3 फिनाइल, ठीक है, 3 फिनाइल। उसके बाद देखो 1 2 3 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, प्रॉप, तो लिखो प्रॉप, क्योंकि आपको पता है अगर कोई डबल बॉन्ड ना हो या ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो हम सीधा प्रोपेन लिख देते हैं, लेकिन यहाँ एक डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रॉप, ये आता है वर्ड रूट में, ठीक है। उससे पहले प्रीफिक्स में आ गया हमारा फिनाइल, अब आ गया प्रॉप। अब आएगा प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स का मतलब है एन है, इन है या आयन है, तो 2 पे इन है, तो लिखोगे 3 फिनाइल प्रॉप
2 इन, ठीक, 2 इन हो गया, और 1 पोजीशन पे ओइक एसिड है तो लिख दो 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ठीक। ये हमारे नाम आ गए इनके। तो अगर आपको नीचे वाला नहीं दिख रहा तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे करके एक बार दिखा देता हूं। यहां आप देख सकते हो आराम से, ठीक। अगर आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हो यहां से, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये हमने बहुत सारे एसिड्स के नाम लिख दिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ यूज करना है वो भी आपको समझ में आया होगा। एक तो रिंग में यूज करना है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक ऐसे केस में यूज करना है, ठीक। तो इस लेक्चर को हम इतना ही रखेंगे। कल हम मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के साथ। तो आप पढ़ो, तैयारी करो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।